मैं आपको सोन प्रवाह मार्ग के बारे में बताऊंगा, यानी कि सोन नदी तंत्र को हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सोन नदी गंगा नदी की दक्षिण दिशा से आने वाली एक बहुत ही प्रमुख नदी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखोगे तो गंगा नदी में जो मेनली नदियां आके मिलती हैं वो आपको मुख्यतः उत्तर की तरफ से देखने को मिलेंगी। अब ये जो सोन नदी है ये दक्षिण से आती है और काफ़ी बड़ी नदी है। तकरीबन 784 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई है। तो हम ये देखेंगे कि ये नदी कौन कौन से राज्यों से होके आती है और क्या है इसकी सहायक नदियाँ, क्या है इसके बांध, जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो देखो, इसको समझने के लिए हम एक नक्शा बना लेते हैं और नक्शे में हमें 5 राज्यों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ है, आपको दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ के बगल में आपको मध्य प्रदेश दिखेगा, ऊपर आपको उत्तर प्रदेश दिखेगा, साइड में आपको बिहार दिखेगा और यहाँ पे आपको झारखंड भी नज़र आएगा। इसमें झारखंड का तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन झारखंड को रखना ज़रूरी है। अब हम इसके रास्ते को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ में इस जगह पे अमरकंटक के पठार मिल जाएंगे। अमरकंटक के पठार काफ़ी हद तक फैले हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नर्मदा भी यहीं से आती है और सोन भी इसी के पास बनती है। तो जो अमरकंटक पठार है उसी में अमरकंटक से थोड़ा दूर आप चलोगे तो यहाँ कहीं से जो सोन नदी है वो ओरिजिनेट होती है। इसका उद्गम स्थल यहाँ पे कहीं पे है। ये जो छत्तीसगढ़ का जिला है जहाँ पे ये नदी ओरिजिनेट हो रही है, उद्गम स्थल है, वो जो जिला है उसका नाम है गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला। ये काफ़ी नया जिला है, इसका आपको नाम याद रखना है, गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला। तो यहाँ से ये नदी इस तरीके से चलना शुरू करती है और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ को क्रॉस कर लेती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये इस तरीके से घूमती है, यू आकार में घूमती है यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद आगे जाके ये उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। अब आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है ये कवर करती है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस हिस्से को ये क्रॉस करती हुई जाती है और उसके बाद ये झारखंड और बिहार की सीमा पे बहती है। आप देखोगे यहाँ पे झारखंड की सीमा है, यहाँ बिहार की सीमा है, तो थोड़ी देर तक ये झारखंड और बिहार की सीमा पे बहती है और फिर ये एंटर बिहार में कर जाती है। और बिहार में आगे जाके पटना के पास एक जगह है मनेर, मतलब ये जो छपरा के बाद आती है, यहाँ पे ये गंगा से जाके मिलन कर जाती है, गंगा में इसका संगम हो जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ से शुरू हुई, मध्य प्रदेश में एंटर कर गई, फिर उत्तर प्रदेश में थोड़ी देर बही, फिर झारखंड और बिहार की सीमा पे बही, फाइनली ये चली गई बिहार के अंदर और बिहार में पटना के पास मनेर नाम की जगह है, वहाँ पे ये गंगा से मिल गई। इस पूरे रास्ते में इसने तकरीबन 784 किलोमीटर का रास्ता तय किया। तो यहाँ पे आपको रास्ता समझ में आया कि वो कैसे है। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर थोड़ा सा उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और झारखंड की सीमा और आखिर में बिहार। इसको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि उत्तर प्रदेश में जो सोन नदी है वो कहाँ बहती है, वो आपको हिस्सा बताना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्लियर नक्शा बन जाएगा। मुझे उम्मीद है अब तक तो बन गया होगा। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो देखो, जब ये नदी अमरकंटक के पास से आगे बढ़ती है तो थोड़ा आगे जाने पर इस पे एक छोटा सा बांध बना हुआ है जिसका नाम है सोन नदी बांध। ये सोन नदी बांध जो है सोन नदी को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया था। फिलहाल ये कभी कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता है, तो इसका नाम आपको याद रखना है, सोन नदी बांध। सोन नदी बांध से आगे जाने पर ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटर करने से पहले ये थोड़ी देर तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पे बहती है। थोड़ा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा हिस्सा है, कुछ किलोमीटर का भी नहीं होगा, बहुत ही थोड़ा हिस्सा है, तो यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लो। इस सीमा के थोड़ा दूर जाने पर राइट साइड से एक नदी आके इससे मिलती है जिसका नाम है केवई नदी। केवई नदी आज की तारीख में बिल्कुल सूख चुकी है। देखो, एक बात समझ लो, ये मध्य भारत की नदियां हैं और ये मेनली किस पर डिपेंड करती हैं, किस पर निर्भर करती हैं? मानसून पर निर्भर करती हैं। इसलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर नदियां जो हैं, जो इससे मिलती हैं, वो सूख चुकी हैं। और अगर आप सोन का भी थोड़ा बहुत हिस्सा देखोगे तो वो भी सूख चुका है। कुछ हिस्से में तो पानी है लेकिन कुछ हिस्सा जो है वो सूख चुका है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मानसून इसको बुरी तरीके से प्रभावित करता है, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो केवई नदी इससे मिलती है, लेकिन आज की तारीख में तो वो नदी सूख चुकी है। थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो लेफ्ट साइड से एक बहुत लंबी नदी आती है जिसका नाम है टीपन नदी। टीपन नदी वैसे तो एक लंबी नदी है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें ज़्यादातर नाले आके मिलते हैं। जो छत्तीसगढ़ के बहुत से ऐसे नाले हैं जो इस नदी में आके मिलते हैं, और ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सी गंदगी जो है वो सोन नदी में गिरती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की तारीख में टीपन नदी में भी पानी नहीं है, वो भी काफ़ी हद तक सूख चुकी है। तो आप ये देख सकते हो। तो पहले आई राइट से, फिर आई लेफ्ट से। अब आप थोड़ा और आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक और नदी मिलेगी जो राइट साइड से आती है जिसका नाम है कुनक नदी। कोनक नदी भी आज की तारीख में सूख चुकी है। मैं आपको ये नदियाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में एक मैप बन जाना ज़रूरी है।
भले ये नदियाँ सूख चुकी है लेकिन पहले इनसे भी पानी आता था। और अगर मान लीजिए कि मानसून अच्छा हो जाए तो हो सकता है कि इनके अंदर फिर से पानी आ जाए। तो ये कुनक नदी है, इसको भी आपको याद रखना है। थोड़ा ही आगे जाने पर एक और नदी है जो लेफ्ट साइड से आती है, जिसका नाम है जोहिला नदी। अब जोहिला नदी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा अगर आप सोन नदी के आसपास रहते हैं तो, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, इससे सवाल बन चुका है। तो जोहिला नदी को आपको ज़रूर याद रखना है। जोहिला के बाद आगे जाने पर सोन नदी जो है एक बहुत ही चौड़ी हो जाती है। आप लोग ये हिस्सा देख सकते हो कि इसमें सोन नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग नदियाँ आके मिलती हैं। एक है जरवाही नदी, एक है भादर नदी और एक है छोटी महानदी। इसको वो वाली महानदी मत समझ लेना, उड़ीसा वाली मत समझ लेना। ये भी महानदी है लेकिन ये छोटी महानदी है। इसको मध्य प्रदेश की महानदी भी कहा जा सकता है। तो 3 नदियाँ मिलती हैं, एक है जरवाही, एक है भादर और एक है छोटी महानदी। अब होता क्या है कि इनके मिलने की वजह से इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसके अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये हिस्सा विशेष रूप से आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। इससे आप जैसे ही थोड़ा सा आगे जाओगे तो इस पूरे के पूरे पानी के थोड़ा आगे चल के एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बाण सागर बांध। बाण सागर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट बांध है, इसका नाम ज़रूर याद रखना। इसके थोड़ी ही दूरी पे आप देखोगे तो आपको रीवा शहर नज़र आएगा। रीवा ज़िला भी कह सकते हो और रीवा जो है वहाँ का पूरा संभाग भी है। तो रीवा को आप स्पेशली याद रखना। रीवा के पास है बांध बना हुआ है, कौन सा है? बाण सागर बांध। ये पोजीशन याद रख लो। इस बांध के थोड़ा ही आगे राइट साइड से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है बनास नदी, जो कि छत्तीसगढ़ से आती है। बनास बहुत ही फेमस नदी है। तो बनास कहाँ मिलती है? बाण सागर बांध के थोड़ा आगे मिलती है। इसी के थोड़ा आगे जाने पर राइट साइड से एक और नदी आती है जो कि छत्तीसगढ़ के आसपास से बह के आती है, जिसका नाम है गोपद नदी। गोपद नदी भी बहुत ही फेमस है, आपने नाम सुना होगा। ये आकर के इससे मिलती है राइट साइड से। अब इसके आगे ये छोटा सा हिस्सा आता है उत्तर प्रदेश वाला। अब इस हिस्से पे ध्यान देना, ये छोटा सा हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, लेकिन इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट नदियां आके मिलती हैं। एक नदी है रेहंद नदी, जो लगभग इस हिस्से के बीच में आके मिलती है। जो उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है इसके बिल्कुल बीच में आके मिलती है रेहंद नदी। रेहंद नदी के थोड़ा आप आगे जाओगे तो आपको एक और नदी दिखेगी जो राइट साइड से आती है, जिसका नाम है कन्हार नदी। कन्हार नदी, ये जो आपकी रेहंद नदी आपको जहाँ पे मिली है ना, उससे थोड़ा सा दूर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे अगोरी किला है। अगोरी किला वैसे तो उतना फेमस नहीं है, लेकिन इसको याद रखो कि अगोरी किला बिल्कुल इसके पास है और यहीं पे कहीं पे मिलती है रेहंद। रेहंद के थोड़ा आगे मिलती है कन्हार। दोनों ही राइट साइड से आने वाली नदियाँ हैं। तो 2 नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश में ही मिल जाती हैं, रेहंद और कन्हार। जैसे ही ये इस हिस्से को पार करती है तो ये थोड़ा दूर कहाँ बहती है? बिहार और झारखंड की सीमा पे बहती है। और इसी सीमा पे इससे एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है नॉर्थ कोयल नदी। बहुत ही फेमस नदी है, इसको ज़रूर याद रखना। नॉर्थ कोयल नदी कहाँ मिलती है? बिहार और झारखंड की सीमा पे मिलती है। जैसे ये सीमा पूरी हो जाती है ये आगे जाती है और इसके ऊपर एक और बांध आपको मिलेगा जो कि बहुत ही फेमस है, इंद्रपुरी बैराज। इंद्रपुरी बैराज जो है वो सासाराम के पास है। बिहार का सासाराम भी यहीं पे बसा हुआ है, इसी के पास है इंद्रपुरी बैराज। और इंद्रपुरी बैराज को पार करके ये सीधे कहाँ जाके मिल जाती है? गंगा के अंदर मिल जाती है, पटना से पहले, छपरा के बाद। इस जगह को आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है इसका पूरा रास्ता। तो इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट बांध है जो आपको याद रखने। सबसे पहले सोन नदी का बांध आया था, इसके बाद बाण सागर बांध आया था और आखिर में आया था इंद्रपुरी बैराज। ये तीनों को आपको याद रखना है। इसकी अगर सहायक नदियों की बात करोगे तो बाएं तरफ से लेफ्ट साइड से आने वाली जोहिला थी, छोटी महानदी, भादर, टीपन और जरवाही। वहीं राइट साइड से कौन कौन सी आई थी? बनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और नॉर्थ कोयल नदी। तो 5 लेफ्ट से आ रही हैं, 5 राइट से आ रही हैं, तो टोटल 10 सहायक नदियां हो जाती हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर और सहायक नदियां नहीं मिलती होंगी, लेकिन ये 10 तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है। तो ये हो जाता है सोन नदी का पूरा प्रवाह मार्ग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों,